50। सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 हमारा, जो उसमें हम लोग आज का टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड स्लेटर्स कांस्टेंट। स्लेटर्स रूल्स क्या होता है, स्लेटर कांस्टेंट क्या होता है, वो सब हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज के टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। ये सब बेसिक की सी जो चीज़ें हैं ये सब हम लोग 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे बेसिक में, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मतलब किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस। चार्ज दैट इज चार्ज जो एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहा है। एक एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। चार्ज मतलब फोर्स, इफेक्टिव मतलब वो कितना प्रभावशाली है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो अब देखो, ये बेसिक से समझते हैं। ये है हमारा एक न्यूक्लियस, क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स का चार्ज न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ये चीज समझने पे हम लोग कुछ बेसिक्स और देख लेते हैं, जो भी है कि जैसे कि हम लोग ने फिजिक्स में पढ़ा था, अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड निगेटिव चार्ज सेम चार्ज होते हैं जिसमें रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन जब अपोजिट चार्जेस होते हैं, रिपल्शन जब सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो देखो, प्लस प्लस भी रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो और प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। एंड ये न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये एक हमारा न्यूक्लियस है एक एटम का। ये शेल है, जैसे शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, ठीक है। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसमें रेंडमली कोई भी है ये एटम, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम बात करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पे एक एटम में क्या चार्ज फील हो रहा है। हम लोग हमेशा बात करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए, मान के लिए हमारा आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से दो चार्ज फील कर रहा होगा, एक तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, ठीक है, अट्रैक्शन फील कर रहा होगा। तो देखो, लिखते हैं, जो हमारा द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, फील टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, ठीक है। पहला क्या फील कर रहा होगा कि हमारा अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि देखो न्यूक्लियस क्या पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये देखो, एक चीज और बता दूं, जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब यहाँ मान लो इसका कोई भी कितना 3 4 5 6 7, इसका एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसमें ना 7 प्रोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, मतलब कि सबसे इफेक्टिव क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन
को खींच रहा है न्यूक्लियस, वो बहुत ही हाई पावर से खींच रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो हमारे न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, रिपल्शन हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो दूसरा फोर्स को क्या फील हो रहा है, रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स में हाँ जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनसे भी थोड़ा आ जाता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, बट हाँ होता है, ठीक है। इनर इलेक्ट्रॉन्स, अब ये तो तुमको ना इस साइड धक्का देगा ना, और ये जो तुमको है एकदम सीधा अपोजिट इस डायरेक्शन में धक्का देंगे, कि मतलब इधर न्यूक्लियस है, तुम इनके बिल्कुल अपोजिट जाओ, ये न्यूक्लियस है, तुम बिल्कुल न्यूक्लियस के अपोजिट जाओ, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह के फोर्स फील कर रहा है। एक हमारा जो हमारे प्रॉपर प्रोटॉन्स बैठ के पॉजिटिव फोर्स लगा रहे हैं, मतलब आप खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा रिपल्शन, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रिपल्शन, अब देखो अच्छा खासा वो फोर्स लगा रहा था, ठीक है, अच्छा खासा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी रिपल्शन की वजह से उसका जो फोर्स है, मतलब 10 न्यूटन अगर लगा रहा था इन इलेक्ट्रॉन के चक्कर में, 1-2 न्यूटन जो फोर्स है वो कम हो गया। मतलब मान लो 10 न्यूटन से, अच्छा ये है ये अपनी तरफ 10 न्यूटन से इसको खींच रहा है, 10 न्यूटन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक नॉर्मली बता रही हूँ एग्जाम्पल, कि 10 न्यूटन से अपनी तरफ ही खींच रहा है, लेकिन इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्शन को रिपल्शन कर रहे हैं। तो मान लो अब ये 10 से खींच रहा था, खींच अभी भी 10 के रही है, लेकिन इस पे जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जो इसका न्यूक्लियस का आएगा, वो आएगा जैसे कुछ 8 मान लो, 9 मान लो, प्रॉपर 10 न्यूटन का फोर्स नहीं आने वाला है। तो ड्यू टू दिस रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस द नेट फोर्स फील, एक मिनट, फोर्स फील बाय द टेस्ट इलेक्ट्रॉन, बाय द टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन पे हम लोग फोर्स और चार्ज निकालेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन पे वो चीज़ लग रही है उसको हम लोग टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रिप्रेजेंट बाय जेड इफेक्टिव बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड ऐसे, जेड इफेक्टिव इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जेड इफेक्टिव निकालते कैसे हम, देखो जेड इफेक्टिव, अच्छा पूरा जो फोर्स एक अच्छा खासा न्यूक्लियस लगा रहा था शांति में, वो तो कितना फोर्स लगाएगा, तो देखो वो फोर्स कितने प्रोटॉन्स लगाएंगे, एक एक मान लेते हैं, वो फोर्स जितने प्रोटॉन्स उसमें बैठे होंगे उतना फोर्स लगाएंगे ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो दैट इज जेड, ठीक है, माइनस ये जो बीच में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने रोका टोकी करी है, जिन्होंने रिपल्शन किया है, वो जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा और ये सब आगे क्या होता है, इसके प्रॉपर एक कैसे निकालते हैं, इसका पूरा एक रूल है, ठीक है, कि हम इसको क्या कैसे पता चलेगा कि वो सिग्मा क्या है। मान लो हमने तो कह दिया कि सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है, लेकिन वो उसमें कितना रिपल्शन हो रहा है इनर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, वो कैसे निकालेंगे, वो चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्लेटर्स रूल में। तो ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और, जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। मतलब कि अगर साइज ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव चार्ज जो होगा वो कम होगा, एंड साइज अगर कम है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला बहुत दूर होगा। ठीक है, तो वो उसमें अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ शेल्स होंगी। ठीक है, वो उसको रिपल्शन ज़्यादा करेगी तो उसका जो इफेक्टिव चार्ज है ना वो उतना नहीं लगता है। लेकिन साइज छोटा, अब देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का यहीं बैठा है एकदम, वो चीज़ समझो। अब ये यहाँ पे एक ना सोलर सिस्टम, सोशल साइंस ले लेते हैं। जैसे कि हमारा सन है ना, वो मरकरी बहुत तेज रोटेट करता है। ठीक है, और वो सन के पास होता है, तो मतलब जो गर्मी सन की हीट मरकरी को मिल रही है, ठीक है, हाँ प्लैनेट्स भी खुद में रिपल्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बैठे जुपिटर, ठीक है, या सैटर्न को उतना नहीं फील हो रहा होगा। ठीक है, मान लो हीट अच्छी खासी लाइट वेव्स आ रही थी, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ लगता है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो चीज़। अब मान लो कि एक बच्चे से एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा हमारे साथ घर पे रह के माँ बाप की नज़रों में रह के पढ़ रहा है। ठीक है, माँ बाप पेरेंट्स से उसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। या एक बच्चा है जो फर्स्ट सीट पे टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहा है, तो टीचर उसके बाद टीचर का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ऐसे ये बहुत अच्छी टॉपिक आया मुझे कि देखो जो एक टीचर है, ठीक है, उसके जो प्रॉपर अटेंशन था, ठीक है, 100% एक बच्चे पे हो सकता था। ठीक है, लेकिन क्लास में 5 बच्चे थे, उसकी वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हुआ। ठीक है, 5 बच्चों ने शोर मचाया, डिस्टर्बेंस की, तो इसमें टीचर ने अपना 100% नहीं दे पाया। वो मान लो 80% पास बैठे बच्चे को पढ़ा दिया। अब वहीं उनमें से एक बच्चा बहुत दूर बैठा हुआ है, या पेरेंट्स है, ठीक है, एक बच्चा कहीं बाहर हॉस्टल से रह के पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है वो पेरेंट्स चीज़ें नहीं जान पाता है कि पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, फ़ोन चला रहा है। सेम चीज़ ये है कि अगर आप क्लोज हो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन अगर आप दूर हो तो उस पर प्रेशर और फोर्स दोनों कम पड़ेगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव का यही कंसेप्ट था। अब आ जाते हैं कि अब देखो, तुमने ये देखा कि ये जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस पे इसने फोर्स लगाया, इसको हम लोग कह देते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। ये रिपल्शन क्रिएट हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। तो अब ये जो रिपल्शन हुआ है इसको कहते क्या है, ये क्या चीज़ है, क्या इफेक्ट है ये, उसको हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि अभी बताते, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक शील्ड की तरह काम कर रहे थे कि एक न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा रहा है, या मान लो एक फादर वो अपने एक बच्चे को चिल्ला रहे हैं, तो उसके कजन्स और मतलब भाई बहन उसको बचा रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसकी गलती नहीं। हाँ, तो मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शील्ड की तरह काम कर रहे हैं ना, कि तुमको उनके प्रॉपर डांटना पड़े, प्रॉपर फोर्स ना हो। तो न्यूक्लियस प्रॉपर अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक रहे थे, शील्ड कर रहे थे, बचा रहे थे, कोलैप्स होने से बचा रहे थे। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ शील्ड की तरह, एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये उसको एकदम अट्रैक्ट होने से रोक रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं कि आप एकदम जाके न्यूक्लियस में घुस जाओ, शील्ड कर रहे हैं। तो इस इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो भी रिपल्शन हुआ है उसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो शील्डिंग पावर किसमें सबसे ज़्यादा बचाने की शक्ति है, शील्डिंग पावर, जिसको हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर के नाम से भी जानते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर। अब आपको सबसे पता है, सबसे पहले एस सब शेल आती है, ठीक है, देन पी आती है, देन डी, देन एफ, एस पी डी एफ ऐसे आती है। तो देखो मान लो एस है, एस पी डी एफ, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस चलता है।
जो एस है वो पी डी एफ तीनों को बचा रही है, तो सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर किसकी होगी? एस की होगी, ठीक है। उसके बाद पी है, अब क्योंकि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बचाते हैं, ठीक है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब एस मान लो यहाँ पे एस है, ठीक है, अब इसके बाद पी है, ठीक है। तो अब ये तो आउट, एस के लिए ये तो आउटर हुआ ना, तो आउटर मोस्ट तो ये रिपल्शन करेगा, तो ये तो न्यूक्लियस की तरफ ही धक्का दे रहा है ना, इधर न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मान लो कोई एस है, ठीक है, फर्स्ट शेल का एस है, यहाँ पे पी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर तो खींचेंगे नहीं, इधर धक्का देंगे ना, तो इधर किधर धक्का दे रहे हैं? न्यूक्लियस की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो वहां पे तो कोई शील्ड कर नहीं रहा है ना, तो पी किसको शील्ड करेगा? डी एंड एफ को करेगा, ठीक है। तो उसके बाद किसकी सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर होगी? पी की, ऐसे ही डी की एंड एफ की। तो ये हमारा ऑर्डर है जो कि एग्जाम में आता है, एस पी डी एफ। सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर एस की होगी, क्योंकि पी डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को वो सिक्योर कर रहा है, लेकिन जो पी है वो डी एंड एफ को ही बचा पा रहा है, एंड डी सिर्फ एफ को, एफ की तो पेनिट्रेशन पावर बहुत ही खराब है, ठीक है। अब देखो, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो कॉमन सेंस, अब अच्छे कॉमन सेंस की बात है कि हमारा जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव हमारे साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, तो हमारा शील्डिंग इफेक्ट यहीं पे खत्म होता है टॉपिक, ठीक है, बहुत सिंपल सा था। अब मेन आ जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, स्लेटर्स रूल। अब देखो, हमने बताया था कि z इफेक्टिव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है z माइनस सिग्मा, तो ठीक है, तो z इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। z हमारा एटॉमिक नंबर है, सिग्मा, सिग्मा हमारा स्लेटर्स कांस्टेंट है। स्लेटर्स कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट की वैल्यू बदलती रहती है और हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है, कांस्टेंट नंबर के टर्म्स में दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। ये सिग्निफाई क्या, ये सिग्निफाई करता है द रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू कहाँ से निकालें, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसका एक फॉर्मूला है, देखो एक चीज याद रखना कि हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आप ये जो हमारी पीरियोडिसिटी है वो हमारी बीएससी में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए है, डी के लिए नहीं है, ठीक है। डी के लिए मास्टर्स में आती है, डी एफ वगैरह के लिए मास्टर्स में आता है, सिर्फ एस एंड पी के लिए है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन तो याद होगा ना कि हम लोग ऐसे लिखते थे, वैल्यू इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते थे, जस्ट लाइक 1 2 3 4, ये चीज़ तो फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, 2 3। तो मान लो कि कोई भी एक है, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, तो Na ले लेते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है, तो इसमें S में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। P में 6 आते हैं, तो हम लोग तब तक वैल्यूज फिल करते रहते हैं जब तक हमें ये नंबर नहीं मिल जाते, 2 2 + 4 6 दैट इज 10, फिर 3 S में 1 आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ पता है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, नहीं पता तो 11th में पढ़ के आओ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 0.35, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n shell प्लस
0.85 into number of electrons present in n-1 शेल, मतलब n किसके बाद जो शेल आ रही है, मतलब कि n शेल वो है जिसमें वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, n-1 व 10 जिसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर वाली शेल, उसके बाद प्लस 1 इंटू रिमेनिंग जितने भी उस पर्टिकुलर अब एटम में बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो, ठीक है। ये हम लोग इसको स्लेटर्स कांस्टेंट सिग्मा को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन एक एन शेल में 0.3 का फोर्स 35 का फोर्स लगा रहा है, ये साइंटिफिक वैल्यू है, कोई इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। एन शेल में देखो, मान लो बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन पे दो हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन लगा रहे हैं, ठीक है। वो कितने का ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक मान लो इधर है कहीं, तो ये दो फोर्स लगा रहे हैं रिपल्शन का, एक कितने का लगा रहे हैं, एक 35 का लगा रही है, ये भी 0.35 का लगाते हैं एन वाले में, तो हम लोग उसको प्लस करेंगे ना, तो जितने भी होंगे तो हम लोग 0.35 से उसको, मान लो 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n-1 ये हमारी मान लो n शेल में थी, इधर कहीं n-1 शेल, इसके बाद वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये साइंटिफिक वैल्यू है, याद रखना कि 0.35 n का, 0.85 n-1 का, और 1 हम लोग राउंड ऑफ ले लेते हैं कि बचे कुछ n-2 n-3 के उसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो अब हम लोग उसके बाद उसको हम लोग क्या है z इफेक्टिव निकालने के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी z है उसे हमें ये माइनस कर देते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बेस्ट ले लेते हैं कि सोडियम, ठीक है 11। तो सोडियम का देखो क्या है 1s2 2s2 एंड 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ये है हमारी एन शेल है, एन शेल 2, इसके बाद 3 के बाद क्या आता है 2 आता है ना, दैट इज ये हमारे n-1 शेल है, ये सब शेल्स हैं, याद है ना एस एन पी हमारी सब शेल्स थी, ये 1, तो ये हमारी रिमेनिंग जो भी है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है n-2 शेल, ठीक। अब देखो फॉर्मूला क्या था इसका, 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ क्या था, देखो 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन शेल। अब एक चीज जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, और मैंने भी करी थी, कि मैंने यहाँ पे ना 0 × 1 कर दिया था, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1 क्यों नहीं होगा, अब देखो ये हमारा नहीं ऐसा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारी पहली शेल है, ठीक है, ये वाली, ये जो 1 लिखा है, ठीक, ये हमारी दूसरी शेल है ये, ठीक है, जिसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारी तीसरी शेल है, ठीक। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है, ये हो गया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मार्क कर लो, इसमें क्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, एंड इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, इस पे तो हम लोग फोर्स खुद निकाल लेना कि इसने इसको रिपल्शन किया, अब ये खुद को तो रिपेल करेगा नहीं, वो चीज खुद को तो रिपल्शन वो क्रिएट करेगा नहीं ना। तो अब यहाँ पे अगर हाँ यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम लेते, ठीक है, एल्यूमिनियम में यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 हो जाते ना, 30 उसका कितना होता है 13 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 3 हो जाते, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो रिपल्शन क्रिएट करता, तो यहाँ पे हम लोग 2 लेते, ठीक है, इस जगह पे हम लोग 2 लेते। अगर अब ये चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे हम लोग 2 लेते क्योंकि वो 2 इस पे रिपल्शन लगा रहे हैं, सोडियम लेते तो यहाँ पे 1 लेते हैं, लेकिन वो नहीं है वो चीज, इस पे तो खुद ही लग रहा है ना, तो वो खुद पे तो फोर्स लगाएगा नहीं,
तो हमारे बाहर वाली शेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने रिपल्शन क्रिएट करे, एक भी नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। प्लस क्या था, 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1, इसके अकॉर्डिंग n-1 ये रहा ना 2, तो इसमें 8 है, प्लस 1 इंटू रिमेनिंग बचे कितना, 2। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, 4। ठीक है, 540 एंड 8 64, 6.8 हो गया, प्लस 2 हो गया, दैट इज 8.8। 8.8 हम अब बहुत जल्दबाजी में करोगे तो बच्चे इसको z इफेक्टिव घोषित करके आ जाते हैं। अब ये z इफेक्टिव नहीं है, ये हमारा सिग्मा है, स्लेटर्स कांस्टेंट है, स्लेटर्स कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट है वो। ठीक है, तो अब हमारा एन ए का z इफेक्टिव क्या है, हमें ये पता करना है ना। तो z इफेक्टिव का क्या होता है, z माइनस सिग्मा। तो z इफेक्टिव पता करने के लिए z क्या है, 11, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, सिग्मा जो कि हमने अभी 8.8 निकाला था, 8.8। ठीक है, तो अब 11 दैट इज 2.2। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई, बहुत बेसिक था। एंड आपके में सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो उसके लिए फॉर्मूला सेम रहता है। हाँ, आपको डी का करना है तो डी में थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एंड एक वैनेडियम 23, इसका एक एक्सेप्शन केस होता है क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो और डी ब्लॉक का फॉर्मूला अलग ही होता है, डी ब्लॉक का भी ये एक एक्सेप्शन है V23। तो फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया। एस एंड पी का कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ यही फॉर्मूला है। गलती कहाँ होती है, गलती यहाँ होती है कि अगर आपको सोडियम, मेनली सोडियम ही पूछा जाता है, हम लोगों से भी सोडियम पूछा गया था, PYQs में भी सोडियम पूछा जाता था, क्योंकि सोडियम में गलती इसीलिए हो जाती है कि बच्चे वहाँ पे 0.35 इंटू 1 कर देते हैं, क्योंकि 1 नहीं होगा, क्योंकि उस पर वो खुद पे कोई रिपल्शन नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो गलती यहाँ पे हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 1 नहीं 0 होगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर है। सो थैंक यू। और नोट्स, यही नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, या आप कमेंट कर दो, लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट्स आई होप क्लियर होंगे। ठीक है, सो बाय बाय। कल हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, और उसमें जो भी हमारे एक्सेप्शंस आएंगे, क्योंकि देखो z इफेक्टिव की वजह से किसी का निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन सब की वजह से थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हो जाएंगे। और ट्रेंड्स पढ़ लेंगे, हमको सिर्फ S&P के पढ़ने हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस ट्रेड में DNF में है, तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, मास्टर्स का पार्ट है, तो वो मास्टर्स और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।